तो अब तक हमने देखा कि कोरिया की जंग का खात्मा कैसे हुआ। जंग तो खत्म हो गई, लाखों फौजियों और लोगों ने इस जंग में अपनी जानें गंवाई और बाकी जो नुकसान हुआ वो अलग। लेकिन इतने जानी और माली नुकसान के बाद भी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। यानी ना ही चीन दक्षिणी कोरिया पर कब्जा कर पाया और ना ही अमेरिका उत्तरी कोरिया पर अपना दबदबा बिठा सका। यानी इतना तमाशा बेवजह ही हो रहा था। 50 लाख लोगों ने बेवजह ही अपनी जानें गंवा दी। सो अब हम जानेंगे कि पाकिस्तान ने आखिर चीन को धमकी क्यों दी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ अयूब खान ने 1962 की जंग में भारत की मदद क्यों की थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की किस गलती ने पाकिस्तान और चीन को गहरे दोस्त बना दिए। और भला पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला क्यों कर दिया। यही सब आज आपको बताएंगे इस 6वें एपिसोड में। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ चाइना के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पाकिस्तान के लियाकत अली खान ने उत्तरी कोरिया और चीन के खिलाफ फौज भेजने से इनकार कर दिया था। इसके बाद भी माओ जेतुंग पाकिस्तान से नाराज थे, लेकिन क्यों। इसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान ने चीन के मददगार सोवियत रूस या रशिया के बजाय उनके दुश्मन अमेरिका का साथ देना शुरू कर दिया था। दोनों मुल्कों में नफरत का अंदाजा इसी से लगाइए कि जब पाकिस्तानी एम्बेसडर मेजर जनरल NAM रजा ने माओ जेतुंग को सिफारती कागजात यानी दोनों देशों के बीच बेहतर रिश्तों के लिए कागजात भेजे, तो माओ ने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए ये जवाब दिया कि मुझे ब्रिटेन के राजा के भेजे हुए कागजात वसूल करने में बहुत खुशी हो रही है। माओ पाकिस्तान पर सिर्फ तंज ही नहीं कस रहे थे, बल्कि पाकिस्तान और चीन के बीच जंग का खतरा भी मंडरा रहा था। पाकिस्तान के पूर्वी इलाके गिलगित बिल्तिस्तान को चीन अपना इलाका समझता था और वहां घुसपैठ भी कर रहा था। साल 1953 में चीनी फौज गिलगित बिल्तिस्तान में दाखिल हो गई। अब पाकिस्तानी फौज चूंकि भारत के साथ सीज फायर लाइन पर तैनात थी, इसलिए गिलगित बिल्तिस्तान वाली चीनी सरहद बिल्कुल खाली पड़ी थी। इसी वजह से चीनी फौज को वहां पर कब्जा करने में कोई बड़ी परेशानी से नहीं गुजरना पड़ा। लेकिन जब चीनी फौज इन इलाकों में अंदर तक दाखिल हुई तो पाक फौज के आर्मी चीफ अयूब खान ने चीन को धमकी दी कि अगर चीन ने हमारी सरहदों में घुसना बंद नहीं किया तो पाकिस्तानी फौज चीनी फौज पर हमला कर देगी। इस धमकी के बाद चीनी फौज बज़ाहिर सरहद से पीछे तो हट गई, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं था। शायद यही वजह थी कि पाकिस्तान 1954 में सीटो और फिर 1955 में सेंटो फौजी करारों में शामिल हो गया। ये फौजी करार अमेरिका की नजरों के नीचे रहकर कराए गए थे और इन फौजी करारों का काम कम्युनिज्म यानी साम्यवाद का रास्ता रोकना था, यानी सोवियत रूस और चीन का। एक तरफ पाकिस्तान तो कम्युनिस्टों से बचने के लिए ये सारे फौजी करार कर रहा था, तो इस तरफ भारत में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे। साल 1954 में जब चीन के प्रधानमंत्री चौ एन लाई भारत के दौरे पर आए तो वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया था। 5000 से ज्यादा भारतीय शहरी चौ एन लाई के स्वागत के लिए आए थे। चीनी प्रधानमंत्री पर भारत में हर जगह फूलों की बारिश की गई, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब इसी भारत में इसी चीनी प्रधानमंत्री का स्वागत करने वाला भी कोई नहीं था, जिसकी भी एक वजह थी चीन और भारत के सरहदी इलाके। जी हाँ, चीन और भारत के सरहदी मामलों ने जल्द ही दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर ली थी। लेकिन साल 1954 में तो हवाओं का रुख कुछ और ही हो चुका था। चीन के चौ एन लाई के बाद हमारे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी उसी साल चीन के दौरे पे गए और तभी भारत और चीन ने पंचशिला का तारीखी करार भी किया। कुल मिलाकर इस पंचशिला करार में ये तय किया गया था कि दोनों देश एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे, एक दूसरे के लिए लड़ेंगे। लेकिन ये करार कायम न रह सका। भारत और पाकिस्तान की दोस्ती में पहली दरार तब पड़ी जब चीन ने अपने सूबे सिनकियांग से तिब्बत तक एक सड़क बनवा डाली। इसी सड़क का 112 मील लंबा हिस्सा लद्दाख के अक्साई चीन के बीचों बीच से होकर गुजरता था। भारत ने इस मामले पर चीन का सख्त विरोध किया कि ये इलाका भारत की मिल्कियत है, यहाँ पर चीन सड़क हरगिज नहीं बना सकता। लेकिन चीन ने भारत के विरोध को नजरअंदाज कर दिया। अक्साई चीन में चीन की इस हरकत के बाद भारत ने तिब्बत में बागियों का साथ देना शुरू कर दिया, जो बागी चीन के खिलाफ थे। 1959 में तिब्बत के आम लोगों ने चीन के खिलाफ बगावत के झंडे बुलंद कर दिए, लेकिन चीन ने ये बगावत बड़ी ही तेजी से कुचल दी। तिब्बत की इस बगावत के लीडर तिब्बत के धार्मिक गुरु या रूहानी पेशवा खुद थे, जिनका नाम था दलाई लामा। लेकिन बगावत कुचले जाने के बाद भी वो चीनी फौज के हाथ न लग सके और फरार होकर भारत चले आए
और इस तरफ भारत ने भी कह दिया कि चल मुसीबत मेरे घर, यानी भारत में इनको रहने की जगह मिल भी गई। और इस तरह से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा और उसके साथियों को पनाह देकर चीन से खुली दुश्मनी मोल ले ली। यूं दोनों देशों के बीच में जो थोड़ी बहुत दोस्ती बाकी बची थी वो भी खत्म हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू ने सिर्फ चीनी बागियों को पनाह देने की गलती नहीं की, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की एक बहुत जरूरी पेशकश भी ठुकरा दी। और इन्हीं गलतियों का नतीजा पाक चीन की दोस्ती की सूरत में निकला। आखिर पाकिस्तान की वो पेशकश क्या थी, तो जरा गौर से सुनते जाइए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान ने भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये पेशकश की थी कि उत्तर पूर्व के नाहक खतरे का मुकाबला दोनों देशों को मिलकर करना चाहिए, यानी चीन का मुकाबला करने के लिए भारत और पाकिस्तान को मिल जाना चाहिए। अयूब खान भारत को ये पेशकश इसलिए कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों ही सरहदों पर चीन का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ तक कि सितंबर 1959 में चीन ने अयूब खान को पाकिस्तान के पूर्वी इलाके गिलगित बिल्तिस्तान के नक्शे भेजे थे, जिस नक्शे में पाकिस्तान के हुमजा से लेकर शमशाल पास का पूरा इलाका चीन में शामिल दिखाया गया था। चीन के भेजे हुए इस नक्शे को देखकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अयूब खान भाप गए कि सरहदी मतभेद एक बड़ी और नई जंग को जन्म दे सकता है। दूसरी तरफ अक्टूबर में चीनी फौज ने लद्दाख के इलाके अक्साई चीन में भारतीय सरहदी फौज की पेट्रोलिंग टीम पर हमला कर दिया। चीनी फौजी उस दिन बहुत गोलियां बरसा रहे थे। चीन की ताबड़तोड़ गोलाबारी में हमारे 17 भारतीय फौजी जवान मारे गए थे। दूसरी तरफ लद्दाख के विवादित इलाकों में चीनी फाइटर प्लेन्स यानी हवाई जहाजों ने भी घुसपैठ शुरू कर दी। बॉर्डर पुलिस पर चीन के हमला करने से पूरे भारत में कोहराम मच गया। भारत में उस वक्त कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। कांग्रेस पार्टी में ये शोर मच गया कि भारत के विवादित हिस्सों में से चीन को बाहर निकाल फेंका जाए। उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने धमकी भरा ऐलान किया कि हम सरहदी कानून तोड़ने वाले चीनी हवाई जहाजों को, फाइटर प्लेन्स को मार गिराएंगे। अब जवाहरलाल नेहरू को यह लगता था कि भारत अकेला ही चीन से निपट सकता है और इस जंग में हमें पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है। इसी वजह से जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान की तरफ से चीन के सामने एक साथ मिलकर लड़ने की पेशकश ठुकरा दी। और ये प्रधानमंत्री नेहरू की वो गलती थी जिसने पाकिस्तान को ये यकीन दिला दिया कि अगर एशिया के इस हिस्से में पाकिस्तान को एक बड़ा और ताकतवर दोस्त चाहिए तो उसे चीन से ही हाथ मिलाना पड़ेगा। उस वक्त अगर पीएम नेहरू अयूब खान की बात मान लेते तो आज पाकिस्तान और चीन नहीं बल्कि पाकिस्तान और भारत अच्छे दोस्त होते और दक्षिणी एशिया का इतिहास शायद कुछ अलग होता। पीएम नेहरू तो गलतियों पर गलतियां कर रहे थे। हालात दिन ब दिन बहुत ही भयावह और खराब होते जा रहे थे। लेकिन उस तरफ से चीन ने भारत से दोस्ती बचाए रखने की आखिरी कोशिश भी की। चीनी प्रधानमंत्री चौ एन-लाई एक बार फिर से 1960 में भारत पहुंचे, लेकिन इस बार भारत के एयरपोर्ट पर ना तो उनका स्वागत करने के लिए कोई खड़ा था, ना ही कोई फूल बरसाने वाला। पीएम नेहरू ने भी चीन के चौ एन-लाई को कुछ खास भाव नहीं दिया। इतनी बेइज्जती और सख्त सुलूक के बावजूद चौ एन-लाई ने भारत को सुलह समझौते की एक आखिरी पेशकश की। उन्होंने कहा कि अगर भारत अक्साई चीन पर चीन का कंट्रोल तस्लीम कर ले, यानी अक्साई चीन का इलाका चीन के हवाले कर दे, तो चीन भी अरुणाचल प्रदेश पर भारत का कब्जा मान लेगा। उस वक्त अरुणाचल प्रदेश को उत्तर पूर्व सरहदी इलाका या नेफा कहा जाता था। ये अरुणाचल प्रदेश वो इलाका है जिसे चीन तिब्बत का या तिबेट का हिस्सा समझता है। ब्रिटिशर्स हुकूमत के दौर में यहाँ पर 890 किलोमीटर लंबी मैकमोहन लाइन सरहद खींचकर इस हिस्से को चीन से अलग कर दिया गया था। लेकिन चीन अब भी इस इलाके पर अपना दावा ठोक रहा था। बहरहाल चौ एन-लाई ने अरुणाचल प्रदेश पर भारत का कंट्रोल मान लेने की और इस हिस्से को भारत को सौंपने की पेशकश कर दी। हालात को और काबू में करने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों की फौजें सरहदों से 20-20 किलोमीटर पीछे हट जाए ताकि लड़ाई की नौबत ही ना सके। ये चीनियों की तरफ से भारत को एक बहुत बड़ी ऑफर थी, लेकिन होता वही है जो होना होता है। अगर प्रधानमंत्री नेहरू चीन की उस पेशकश को मान लेते तो भारत चीन के हाथों हार की बेइज्जती से बच सकता था, लेकिन पीएम नेहरू ने चीन की ऑफर ठुकरा दी। भारत ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सरहदों से फौज पीछे हटाने का फायदा सिर्फ चीन को होगा, भारत को नहीं। अब भारत और चीन के मुज़ाकरात मीटिंग्स तो नाकाम हो गई, लेकिन अभी भी दोनों देशों के बीच जंग का माहौल बिल्कुल नहीं बना था। इसी दौर में साल 1961 में भारत ने एक और देश से जंग लड़ी और ये जंग जीत भी ली। ये जंग जीतने की वजह से भारत को ये लगा कि वो अब चीन से भी जीत सकता है। सो भारत ने चीन को ही चैलेंज कर दिया। वो जंग किसके खिलाफ थी? ये जंग थी पोर्टुगल के खिलाफ और मैदान जंग था गोवा। यानी 1961 में भारत और पोर्टुगल के बीच गोवा के अंदर लड़ाई हुई थी।
दरअसल गोवा, दीव और दमन ये तीनों इलाके 450 साल से पोर्टुगीजों के कब्जे में थे। ब्रिटिशर्स अंग्रेजों ने भी अपने दौर में इन तीनों समंदरी इलाकों पर पोर्टुगीजों का ही कब्जा माने रखा था, लेकिन पीएम नेहरू इस इलाके को पोर्टुगीजों से छीनना चाहते थे। तो दिसंबर 1961 में भारतीय फौज गोवा में दाखिल हो गई। भारत का गोवा में ये मिशन तकरीबन 36 घंटों तक चला। इस ऑपरेशन के खात्मे पर पोर्टुगल के करीब 5000 सिपाहियों ने हथियार डाल दिए और गोवा पर भारत का कब्जा हो गया। अब गोवा में जब भारत ने कब्जा किया तो यूरोपियन देशों और दुनिया में भारत को इस बात पर बहुत टोका गया कि भारत का ये काम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से गैर कानूनी है, जबकि ये तीनों हिस्से गोवा, दीव और दमन ये भारत के अपने हिस्से थे। इसके अलावा एक और खास बात यह कि गोवा पर भारत के कब्जा करने के बाद ईरान के पीएम अली अमीनी ने इस पर अपना बयान देते हुए कहा कि हम जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी का शागिर्द या स्टूडेंट और शांति प्रिय इंसान समझते थे। अगर ये मान लिया जाए कि गोवा पर भारत का हमला करना ठीक बात है, तो फिर पाकिस्तान को भी कश्मीर पर हमला कर देना चाहिए। बहरहाल उस वक्त भारत ने ताकत के जोर पर गोवा जीता और आज भी भारत में गोवा की जीत का जश्न मनाया जाता है। गोवा जीतने के 1 साल के अंदर अंदर पीएम नेहरू ने चीन के साथ भी यही खेल खेलने की कोशिश की। 10 अक्टूबर 1962 को चीनी और भारतीय फौज के बीच एक झड़प हुई। भारत ने दावा किया कि इस लड़ाई में भारत के सिर्फ 6 फौजी मारे गए हैं, जबकि चीन के 100 फौजी मारे गए या जख्मी हुए हैं। 12 अक्टूबर को पीएम नेहरू ने भारतीय फौज को हुक्म दिया कि कैसे भी करके चीन को भारत के विवादित इलाकों से बाहर खदेड़ दिया जाए, लेकिन पीएम नेहरू ने भारतीय फौज की ताकत का गलत अंदाजा लगा लिया था। उन सरहदी इलाकों में भारत के 10 से 20 हजार सिपाही मौजूद थे और इन फौजियों के पास मॉडर्न हथियार भी नहीं थे। और तो और लद्दाख के और अक्साई चीन के पहाड़ी इलाकों में भारतीय फौज के सरहद तक जाने के अच्छे रास्ते भी मौजूद नहीं थे। फौजी गाड़ियों और ट्रक को खींच खींच कर ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों पर चढ़ाया जाता था। दूसरी तरफ चीन के पास इस मुहाज पर भारत के खिलाफ 80,000 से भी ज्यादा की फौज मौजूद थी। भारतीय फौज पोर्टुगल जैसे छोटे देशों को तो हरा सकती थी, लेकिन चीन जैसे बड़े और ताकतवर देश की फौज को शिकस्त देना ये उस वक्त भारत के बस की बात हरगिज नहीं थी। इसीलिए पीएम जवाहरलाल नेहरू का चीन के खिलाफ जंग करने का ऐलान भारत को बहुत महंगा पड़ा। 20 अक्टूबर 1962 की रात चीनी फौज भारत के 2 इलाकों में भारतीय फौज पर हमलावर हो गई। इनमें से एक इलाका था अक्साई चीन और दूसरा अरुणाचल प्रदेश। दोनों भारतीय इलाकों में चीन को जबरदस्त जीत मिली और भारत हार गया। दरअसल चीनी फौज ने एक बार फिर अपनी लॉन्ग मार्च वाली टेक्निक इस्तेमाल की। चीनी फौज ने भारतीय जवानों पर सीधे रास्तों से हमला करने के बजाय ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी रास्तों को इस्तेमाल किया। कई जगहों पर तो चीनी फौजी नदियों के कम पानी वाले हिस्सों पर से पैदल ही गुजर गए। शातिर चीनियों ने भारतीय जवानों पर सामने से हमला नहीं किया, बल्कि लंबी और पथरीले रास्तों पर से भारतीय जवानों के पीछे पहुंच गए और सारी टेलीफोन लाइंस को काट दिया। फिर चीनी फौज तोपों से बहुत ज्यादा बमबारी करने के बाद भारतीय फौजियों पर टूट पड़ी और लड़ाई शुरू होने के पहले 5 दिनों के अंदर ही चीनियों ने बॉर्डर के साथ साथ सारे विवादित इलाकों पर कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश में तो भारतीय फौजियों को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागकर भूटान में छुपना पड़ा ताकि चीनी फौज इनका पीछा न कर सके। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि चीन अब भी जंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसने भारत चीन के दरमियान विवादित इलाकों पर कब्जा करने के बाद अपनी फौज को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि पीएम नेहरू को सुलह समझौता करने की एक और पेशकश की। लेकिन पीएम नेहरू ने चीन से मिलने वाली पहली हार से कोई सबक नहीं सीखा। पीएम जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में खड़े होकर कहा कि भारत चीन के सामने घुटने नहीं टेकेगा और न ही हथियार डालेगा। उस वक्त भारत ने अमेरिका से दरख्वास्त की कि वो हमें मॉडर्न और जदीद हथियार बेचे ताकि हम चीन से बराबरी का मुकाबला कर सके। इस मौके पर भारत के सारे गैर मुल्की दोस्त देश भारत को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़े थे। अमेरिका ने हवाई जहाज भर कर मॉडर्न हथियारों को भारत भेजना शुरू कर दिया, और वो भी पैसे लिए बगैर। 2 अमेरिकी ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज मॉडर्न हथियार और सामान लेकर कलकत्ता पहुंच चुके थे। सोवियत रूस या रशिया, जो कभी चीन का अच्छा दोस्त हुआ करता था, वो भी इस जंग में भारत को MiG-21 फायर प्लेन्स देने की पेशकश कर रहा था। ब्रिटेन भी भारत को हथियार और जंगी सामान देने का करार करने लगा। लेकिन असल में जिस देश ने भारत की मदद की थी वो देश था पाकिस्तान। जी हाँ, अमेरिकी CIA के खास अफसर ब्रूस राइडल ने अपनी किताब JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस में ये खुलासा किया है कि चीन भारत जंग के दौरान पाकिस्तान चाहता तो भारत पर हमला करके कश्मीर में भारत को हराने के काबिल था।
हरा भी सकता था। लेकिन अमेरिका जो इस जंग में भारत का साथ दे रहा था, उसी अमेरिका ने ही पाकिस्तान के पीएम अयूब खान को कहा कि वो भारत पर हमला ना करे, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो इसे आपके पाकिस्तान के दोनों फौजी करार सीटो और सेंटो की खिलाफ वर्जी समझी जाएगी, यानी ये दोनों फौजी करार टूट जाएंगे। सो पाकिस्तानी पीएम अयूब खान ने अमेरिका की ये बात मान ली और हमारे कश्मीर पर हमला करने का अहम तरीन मौका हमेशा के लिए गंवा दिया। पाकिस्तान में आज भी से अयूब खान के फौजी और सियासी करियर की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। इसी दौरान पीएम नेहरू ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को खत लिखकर ये दरख्वास्त भी की थी कि भारत को जितना हो सके उतना जल्द फाइटर प्लेन्स यानी जंगी हवाई जहाजों के 12 स्क्वाड्रन्स यानी तकरीबन 100 जंगी हवाई जहाज भेजे जाए, जिनकी मदद से वो चीन से मुकाबला कर सके, लड़ सके। पीएम नेहरू ने कैनेडी को यह यकीन भी दिलाया कि इन जहाजों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नेहरू ये सब कर तो रहे थे, लेकिन भारत और चीन की जंग 3 हफ्तों से रुकी हुई थी, क्योंकि चीनी पीएम चौ एन लाई ने भारत को शांति समझौते के लिए कुछ वक्त दिया हुआ था। इन्हीं 3 हफ्तों के वक्त के अंदर चीन ने भारतीय सरहदों पर अपनी पोजीशन मजबूत बना ली थी। 12 नवंबर को पीएम नेहरू ने चीन की सुलह समझौते की पेशकश मुसर्रत कर दी, ठुकरा दी, और इसी दिन चीनी फौज ने भारत पर जबरदस्त हमला कर दिया। अरुणाचल प्रदेश में तैनात भारतीय आर्मी का 7वां ब्रिगेड चीनी फौज की ताबड़तोड़ बमबारी का निशाना बना, जबकि भारतीय फौज के जवानों ने कुछ जगहों पर चीनियों का बहुत बहादुरी से सामना भी किया और चीनियों को काफी जानी नुकसान भी पहुंचाया, यानी बहुत सारे चीनियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस जंग में चीनियों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। एक अंदाजे के हिसाब से इस जंग में चीनी फौज की तादाद 80,000 तक पहुंच चुकी थी, जबकि इसके मुकाबले भारत के पास फौजी बहुत ही कम थे और हथियार भी। चीनी फौजियों ने भारत की 7वीं ब्रिगेड के कमांडर जॉन दलवी को जिंदा पकड़ लिया। 1962 की इस जंग में 4000 भारतीय फौजियों ने चीन के सामने हथियार डाल दिए और हार मान ली। सो चीन ने भी अपना हमला रोक दिया, लेकिन तब तक चीन की फौज भारत के राज्य आसाम तक पहुंच चुकी थी और भारतीय फौज में इसे रोकने की ताकत बिल्कुल ही नहीं बची थी। चीन भारत का जितना चाहे उतना इलाका जीत सकता था, लेकिन चीन ने खुद ही जंगबंदी का ऐलान कर दिया और भारत के खिलाफ जंग रोक दी। यही नहीं, चीन ने भारत पर एक और एहसान ये किया कि अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा चीनी फौज जीत चुकी थी, वो सारा इलाका भी वो खाली करके वापस लौट गए। बाद में चीन ने इस पर यह कहा कि अरुणाचल प्रदेश का इलाका वापस भारत को सौंप कर हम भारत को अपनी नेक नियति का यकीन दिलाना चाहते हैं, और यूं ये जंग आखिरकार खत्म हो गई। लेकिन इस हार ने पीएम नेहरू का दिल तोड़ दिया और अब वो बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगे थे। हमारे प्रधानमंत्री भारत के चीन के सामने हारने के बाद इतने ज्यादा गमगीन रहा करते थे कि 1962 की उस जंग के कुछ अरसे बाद जब मशहूर गायिका लता मंगेशकर ने ये गीत गाया कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तो ये गीत सुनकर पीएम नेहरू फूट फूट कर रोने लगे थे। जाहिर है उन्हें अपने देश की हार और जवानों की शहादत पर बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ था। और एक आज के दौर के प्रधानमंत्री है कि जब पुलवामा हमले में हमारे 40 से ज्यादा जवानों को एक साथ शहीद कर दिया जाता है, उसके 1 या 2 दिन बाद ही सऊदी से आए प्रिंस के स्वागत में उन्हें जोर जोर से हंसते और ठहाके लगाते हुए आप देख सकते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री का क्या फायदा जिसे अपने जवानों की मौत का अफसोस ही नहीं। खैर, बढ़ते हमारे टॉपिक की तरफ। सो चीन से हारने के बाद पीएम नेहरू को इसका बहुत सदमा लगा और कहा जाता है कि इसी सदमे की वजह से उनकी मौत हो गई। जी हाँ, 1962 की जंग के 2 ही बरस बाद मई 1964 में पीएम जवाहरलाल नेहरू इंतकाल कर गए। इसके अलावा भारत में आमतौर पर यही समझा जाता है कि चीन ने भारत पर धोखे से हमला किया था और भारतीय फौज कम तादाद की वजह से चीन के सामने हार गई। लेकिन कुछ सवाल है जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि 1962 से 3 साल पहले से ही चीन से जंग का माहौल बन चुका था और सबको मालूम था कि किसी भी वक्त जंग हो सकती है, तो भारत ने इस पर ध्यान देकर तैयारी शुरू क्यों नहीं की। हमारे एक भारतीय पायलट जिनका नाम जगमोहन नाथ था, उन्होंने अक्साई चीन में चीनी फौज के जमा होने की, इकट्ठा हो जाने की तस्वीरें भी खींची थी और ये तस्वीरें पीएम नेहरू को भी दिखाई गई थी, लेकिन उन्होंने फौरन कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरा सवाल ये है कि पीएम नेहरू को मालूम था कि भारतीय फौज कमजोर है, तो इसके बावजूद उन्होंने भारतीय फौज को चीनियों पर हमला करने का हुक्म क्यों दिया। तीसरा सवाल ये कि गोवा में पोर्टुगीजों की फौज और पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज की तादाद भी तो कम थी, लेकिन भारत तो इन जंगों को अपनी जीत समझता है, तो फिर यही सोच और स्टैंडर्ड चीन से जंग पर क्यों नहीं अप्लाई करता। चीन ने इस जंग में भारत से धोखा किया था, ये बात भी सच नहीं लगती,
क्योंकि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के अपने कब्जे में आ चुके इलाके भारत को वापस कर दिए थे। अगर चीन भारत को धोखा देना चाहता तो ये इलाके आज भी चीन ही के कब्जे में होते। खैर, साल 1962 की जंग में तकरीबन 4000 से ज्यादा भारतीय फौजी मारे गए, जबकि चीन के कितने सिपाही मारे गए थे इस बात की किसी को कुछ खबर नहीं। लेकिन कहा जाता है कि इस जंग में तकरीबन 1000 से भी कम चीनी फौजी मारे गए थे। भारत का उस वक्त ये कहना था कि उसने चीन को उस वक्त बहुत जानी नुकसान पहुंचाया था, यानी बहुत सारे चीनियों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन चीन अपने मरने वाले फौजियों की असल तादाद छुपा रहा है, जबकि दूसरी तरफ चीन ने अक्साई चीन का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका भी भारत से छीन लिया, जो हिस्सा चौड़ाई में तकरीबन स्विट्जरलैंड जितना बड़ा है। ये भी कहा जाता है कि चीन ने अक्साई चीन का जो इलाका भारत से छीना वो 43,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब पीएम नेहरू तो ये जंग हार गए, लेकिन इस जंग ने भारत और पाकिस्तान को दोस्त और दुश्मनों की पहचान करवा दी। इसी जंग से पहले तक पाकिस्तान अमेरिका से दोस्ती बनाए रखने के लिए दुनिया के हर मुल्क के खिलाफ खड़ा होने को तैयार हो जाता था। साल 1960 में पाकिस्तान के पेशावर से उड़ान भरने वाला अमेरिकी जासूसी जहाज रूसियों ने मार गिराया था और पाकिस्तान को परमाणु जंग की धमकियां भी मिल रही थी। ऊपर से अफगानिस्तान जो सोवियत रूस का मददगार दोस्त था, वो लगातार पाकिस्तान पर सीज फायर सरहदी हमले कर रहा था। साल 1961 में 1000 अफगान फौजियों ने बाजौर की सरहद पर से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की। पाक फौज ने अफगानिस्तान के इस हमले को टक्कर दी और पसपा कर दिया था, लेकिन अफगान चौकियों पर से पाकिस्तानी फौजियों पर मुसलसल फायरिंग जारी थी। इसके जवाब में पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने अफगानिस्तान पर हमला करके अफगानिस्तानी फौजी चौकियों को तबाह कर दिया। इन्हीं मुश्किल हालातों में पाकिस्तान ने देखा कि अमेरिका, सोवियत रूस और ब्रिटेन पाकिस्तान के बजाय भारत के साथ खड़े हैं। जब पाकिस्तान ने इन देशों से मांग की कि भारत के साथ साथ उसे भी कोई मदद या फायदा दिया जाए, तो इस पर अमेरिका नाराज हो गया और पाकिस्तान की इस दरख्वास्त को ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। तब जाकर पाकिस्तानी पीएम अय्यूब खान को यह एहसास हुआ कि अमेरिका उनका फ्रेंड नहीं बल्कि मास्टर बन चुका है, जो पाकिस्तान को सिर्फ अपनी मर्जी के हिसाब से चलाना चाहता है। और अय्यूब खान ने जो किताब लिखी उसका टाइटल भी यही था, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, यानी मालिक नहीं दोस्त। और यही वो दौर था जिसमें अय्यूब खान ने पाकिस्तान की विदेश नीति का अहम तरीन फैसला किया। उन्होंने चीन से हाथ मिला लिया। साल 1962 की भारत चीन जंग के बाद ही पाकिस्तान और चीन में सरहदी करार या मुआहिदा तय हो गया और यहीं से दो पुराने दुश्मन एक दूसरे के पक्के और अच्छे दोस्त बन गए। पीएम नेहरू की गलती और अमेरिका की जानिबदारी ने पाकिस्तान और चीन में उस दोस्ती की बुनियाद रखी जो दोनों देशों को सी पैक तक ले गई। लेकिन जब अय्यूब खान चीन से दोस्ती कायम कर रहे थे तो अमेरिका चीन के खिलाफ एक नई चाल चल रहा था, एक नई मंसूबाबंदी कर रहा था। अमेरिका की वो खुफिया चाल क्या थी? कहा जाता है कि माओ जेतुंग की वजह से लगभग 5 करोड़ इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठे और मारे गए। क्या वाकई में ऐसा था भी? पाकिस्तान से आए आम यानी मैंगोस ने कैसे चीन को सिविल वॉर यानी अंदरूनी जंगों से बचाया, और ताइवान और चीन की जंग की पूरी कहानी भी आपको दिखाएंगे, मगर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।